भविष्य में बनने वाले हमारे प्यारे प्यारे शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवनीत ट्यूटोरियल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग 21 दिसंबर को हुए ऑनलाइन सीटेट एग्जाम में पूछे गए CDP के कुल 30 क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैथ्स या CDP के और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज डैश, विकास क्या है। तो विकास के बारे में कह रहा है, पहला ऑप्शन हमारा है यूनिडायमेंशनल, मतलब विकास एक आयामी है। तो विकास कभी भी एक आयामी नहीं होता है, ये एक बहुआयामी होता है, मतलब ये मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास क्या होता है, एक मल्टी डायमेंशनल होता है। फिर कह रहा है यूनिडायरेक्शनल, मतलब विकास एक दिशाई है। ये एक दिशाई भी नहीं होता है, ये बहुदिशाई होता है, मतलब विकास मल्टी डायरेक्शनल भी होता है। मतलब विकास मल्टी डायमेंशनल भी है और मल्टी डायरेक्शनल भी है। तीसरा कह रहा है मोडिफिएबल, मतलब विकास में बदलाव किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम आज कुछ विकास किए हैं, मतलब आज अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो कल इससे बेहतर करेंगे, मतलब इसमें हम बदलाव कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं कि ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब हुआ कि जैसे आज हम जवान हैं फिर कल बचपन में आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है टोटली जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड, मतलब ये टोटली जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित होता है। तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि विकास क्या है, आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट मतलब वातावरण, इस दोनों का गुणनफल होता है। मतलब आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के मेल मिलाप से विकास होता है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिनेटली प्री डिटरमाइंड बाई जेनेटिक्स और हेरिडिटी। इसमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित होता है। मतलब पूर्णतः आनुवंशिकता पे ये बात कर रहा है, जेनेटिक्स या हेरिडिटी की बात कर रहा है। तो पहला कह रहा है चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों का चयन। तो मित्रों का चयन तो हम बाद में करते हैं, मतलब जिस तरह का हमारा इन्वायरमेंट मिलेगा उस तरह के हम लोग दोस्त बनाएंगे। दूसरा कह रहा है कलर ऑफ द आई, आंखों का रंग। तो ये आनुवंशिकता पे हमारा निर्भर करता है, जेनेटिक्स पे निर्भर करता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है एकेडमिक सक्सेस, शैक्षणिक सफलता, इससे यहाँ कोई मतलब नहीं बनता। इंटरेस्ट इन स्टडीज, शिक्षा में रुचि, इससे भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रेफर्स टू द लर्निंग दैट चिल्ड्रेन अंडरगो व्हेन दे इंटर सोशल इंस्ट्रक्शंस सच एज स्कूल्स। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। अब जैसे स्कूल की बात होगी तो ये हमारा द्वितीयक समाजीकरण हो जाएगा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात हो जाएगी। वहीं अगर फैमिली का बात होता, परिवार का बात होता, तो ये हमारा प्राथमिक समाजीकरण होता है, मतलब प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। सिर्फ सोशलाइजेशन निष्क्रिय समाजीकरण, इससे यहाँ कोई मतलब नहीं बनता। परिपक्वता मैच्योरेशन से भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, मतलब इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी स्टेज 3 एट लेवल सेकेंड कॉन्वेंशियल मोरालिटी इज रेफर्ड टू एज। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत में दूसरे स्तर पर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था क्या है। दूसरे स्तर की बात कर रहा है, मतलब स्टेज सेकेंड की बात कर रहा है, और तीसरी अवस्था की बात कर रहा है, मतलब लेवल थर्ड की बात कर रहा है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नैतिकता क्या है। तो नैतिकता एक तरह का सिद्धांत होता है जो हमें सही और गलत के बारे में डिफरेंस करवाता है। इसके 6 स्टेज होते हैं और 3 लेवल होते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा दे रहा है आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, द ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। तो ये हमारा स्टेज 1 और लेवल 1 होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वहीं अगर हम स्टेज 2 और लेवल 2 की बात करें तो इसमें होता है टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का लड़की बनने का अभिविन्यास। तो यही हमारा स्टेज 3 और लेवल 2 हो जाता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, द लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ये हमारा स्टेज 4 होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर चौथा कह रहा है सामाजिक समझौते और व्यक्तिक आधार पर अभिविन्यास, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स ओरिएंटेशन, तो ये स्टेज 5 हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन सेकेंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन जीन पियाजे थ्योरी क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्कीमा
on account of inability to understand the environment with the existing schema। मतलब जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता। यहाँ पे अगर हम कोई भी चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो उसकी वजह से हम नया स्कीमा बना ले रहे हैं। मतलब पहले से हमारे मन में कोई अलग स्कीमा था बट हम वो नया चीज़ नहीं सीख पा रहे हैं, तो यहाँ फिर से हम एक नया स्कीमा बना रहे हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा? अगर ऐड करने की बात होती, मतलब पुराने स्कीमा में अगर हम नया स्कीमा जोड़ के एक अलग स्कीमा नया बनाते तो वो आत्मसातीकरण हो जाता, एसिमिलेशन हो जाता। बट यहाँ पे कह रहा है कि असमर्थता के कारण नया स्कीमा बना रहा है, तो ये समायोजन हो जाएगा, एकोमोडेशन हो जाएगा। एडेप्टेशन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन से भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे डैश इज अ कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइजेज एंड इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? तो ये हमारा स्कीमा ही होता है जो हम पहले से माइंड में बनाए हुए रखते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो इसका ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, अग्रिम संगठन एडवांस ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, और संवेदी मुद्रक सेंसरी रजिस्टर से भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। इसमें कह रहा है रश्मि यूजेज अ वैरायटी ऑफ टास्क्स टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स इन हर क्लास एंड ऑफन मेक्स ग्रुप्स टू फैसिलिटेट पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग की यहाँ पे बात हो रही है, ग्रुप लर्निंग की बात हो रही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सपोर्ट्स आर एक्शन। रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। समूह बनाने का बात हो रहा है, ग्रुप बनाने का बात हो रहा है, मतलब पीयर लर्निंग की बात हो रही है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? तो पहला कह रहा है सिगमंड फ्राइड का मनोयौनिक सिद्धांत, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा कह रहा है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि वाइगोत्स्की साहब भी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हुए थे। सोशियो कल्चर थ्योरी, अर्थात बच्चा ग्रुप में रहकर ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, या सोसाइटी मतलब समाज में रह के अच्छे से सीखेगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है लॉरेंज कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, इससे भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और फिर कह रहा है बीएफ स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत, इससे भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका एक अलग से स्पेशल वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग बाय द टीचर। स्कैफोल्डिंग का कौन सा ये एग्जाम्पल नहीं है? इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? पाठ या ढांचा, जिस चीज़ के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े हुए थे। पार्ट मतलब स्कैफोल्डिंग होता क्या है? तो जो टेम्परेरी हेल्प कोई हमें देता है उसी को स्कैफोल्डिंग या पार्ट या ढांचा बोला जाता है। जैसे हम बचपन में साइकिल सीखते थे, कोई हमें पीछे से सपोर्ट देता था, या हम बचपन में लिखना सीखे तो कोई उंगली पकड़ा करके लिखवाया, तो वो सब हमारे लिए एक पार्ट का काम करेगा, ढांचा का काम करेगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है रोट मेमोराइजेशन, रटना, तो रटने की कभी भी बात यहाँ पे नहीं होगी, तो ये गलत है, और जो गलत है वही सही है। क्यों? क्योंकि पूछा ही यहाँ पे नहीं है। तीसरा कह रहा है इशारे एवं संकेत, तो ये तो पाठ का उदाहरण है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा पाठ का उदाहरण नहीं है। चौथा कह रहा है पीयर ट्यूटोरिंग, सहपाठियों संग साझा शिक्षण, ये भी ठीक ही है क्योंकि एक दूसरे से ग्रुप में बच्चे बहुत आसानी से सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर लर्निंग इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। मतलब निम्न में कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? अब यहाँ पे संरचनावादी कक्षा का बात हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम का बात हो रहा है, मतलब बच्चा यहाँ पे एक्टिव होगा और बच्चों के रियल लाइफ से कनेक्ट करके कोई भी चीज़ को हमें सिखाना है। तो इसका पहला ऑप्शन कह रहा है बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव, तो ये तो सही बात है। दूसरा कह रहा है ग्रुप कोलैबोरेशन, सामूहिक सहयोगिता, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है ड्रिल एंड रिकॉल, बेधन और दोहराव, तो ये गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही सही है। क्यों? क्योंकि पूछा ही यहाँ पे नहीं है। और चौथा है एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोगात्मक, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा तो वो अच्छा से सीखेगा, तो ये तो संरचनावाद का ही उदाहरण है, तो यहाँ पे हमसे नहीं पूछा था, इसलिए वेधन व दोहराव मतलब ड्रिल और रिकॉल की बात हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिसमिस्ड द आइडिया ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड डिफाइंड इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। निम्न में किसने
सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा। मतलब कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो सामान्य बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस के बारे में जो पहले बताया गया था कि सिर्फ एक ही तरह की बुद्धि होती है, उसको इन्होंने नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया। मतलब बुद्धि के बारे में बताया कि बुद्धि अनेक प्रकार की होती है। तो ये गार्डनर साहब है जो कि 8 प्रकार की बुद्धि दिए हुए थे। तो यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी ये चार्ल्स स्पीयरमैन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ये सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम एम्फेसाइज शुड बी प्लेस्ड ऑन। एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। संरचनावादी कक्षा का बात हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम का बात हो रहा है। जब भी संरचनावादी कक्षा का बात हो मतलब बच्चा यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। पहला कह रहा है समेटिव असेसमेंट, संकलनात्मक मूल्यांकन, तो ये तो टर्म एग्जाम हो जाता है, इसमें बच्चा एक्टिव नहीं हो सकता है। दूसरा कह रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट, संरचनात्मक मूल्यांकन, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि संरचनावादी कक्षा के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा कह रहा है एक आयामी मूल्यांकन, ये गलत है। स्टैंडर्डाइज एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट, मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन, तो हमें स्टैंडर्डाइज मानकीकृत मूल्यांकन नहीं करना है बल्कि फ्लेक्सिबल मतलब मूल्यांकन में लचीलापन का व्यवस्था करना है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राइवेट स्पीच इन अ वाइगॉत्स्की थ्योरी। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद या निज संवाद क्या है। तो पहला कह रहा है कि इज इंडिकेटिव ऑफ चिल्ड्रंस ईगोसेंट्रिज्म, बच्चों के आत्म केंद्रीयता का घोतक है। तो जब भी ईगोसेंट्रिज्म का बात होगा, आत्म केंद्रीयता का बात होगा, तो ये तो पियाजे साहब बताए हुए थे, तो यहाँ पे वाइगॉत्स्की का बात पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है हिंडर्स चिल्ड्रंस एक्शन एंड बिहेवियर, मतलब बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है। तो अगर बच्चा खुद से बात करेगा, निजी संवाद का मतलब क्या, खुद से बात करना, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो सोचेंगे उसका अलग अलग तरीका, क्या रहे इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि अवरोधक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है हेल्प चिल्ड्रेन टू रेगुलेट देयर बिहेवियर व्हाइल डूइंग कॉम्प्लेक्स टास्क, मतलब जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स वर्क करेंगे तो हम अगर खुद से बात करते हैं मतलब खुद में सोचते हैं कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो काम बिल्कुल सही ढंग से हो जाएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। चौथा फिर भी देख लेते हैं, कह रहा है इज एन इंडिकेशन दैट कॉग्निशन इज नेवर इंटरनलाइज्ड, मतलब यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता। अरे भाई जब संज्ञान आंतरिक नहीं होता है तो संज्ञान क्या बाहरी होता है, ये तो आंतरिक होता है ना। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉल्स एंड पिंक ड्रेसेस आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ गर्ल्स, मतलब लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है। व्हाइल कार्स एंड ब्लू ड्रेसेस आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ बॉयज, और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है। दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, मतलब यह किसको दर्शाता है। सिंपल सा बात है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, मतलब ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। ठीक है, जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर निरंतरता से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, जेंडर सशक्तिकरण से भी कोई मतलब नहीं है, जेंडर विविधता से भी कोई मतलब नहीं है। पता नहीं ये क्वेश्चन सीटेट वालों ने कितनी बार पूछा है, हर एक सेट में ये क्वेश्चन आपको रिपीट होता हुआ मिलेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम बच्चों को बोलेंगे कि बुक में जो लिखा हुआ उसी को पूरा का पूरा रट लो या उसी को उतार लो कॉपी में, तो वहाँ पे तो शिक्षा असफल हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, और इसका रीजन कह रहा है, कारण इसका कह रहा है कि जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है। अब अगर बच्चा जानकारी का खुद से उत्पादन कर रहा है, मतलब खुद से वहाँ पे वो माइंड लगा रहा है, तो ये घोतक कैसे हो सकता है। तो ये सेकेंड ऑप्शन हमारा गलत है, मतलब ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट नहीं होगा, सेकेंड नहीं होगा, थर्ड यहाँ पे हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, मतलब एक संरचनावादी कक्षा का बात हो रहा है, तो उसमें अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर पैसिव। अब यहाँ पे हो रही है एक्टिव की बात, जब ही संरचनावादी कक्षा वहाँ पे स्टूडेंट एक्टिव होगा, और सिर्फ स्टूडेंट के ही एक्टिव रहने से तो क्लास हो नहीं पाएगा, टीचर भी एक्टिव रहेगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया, जब टीचर और स्टूडेंट दोनों निष्क्रिय हैं, मतलब दोनों एक्टिव नहीं है, तो फिर क्लास में कौन पढ़ाएगा और कौन पढ़ेगा। सेकेंड कह रहा है स्टूडेंट्स आर एक्टिव बट टीचर्स आर पैसिव, मतलब छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है। तो सिर्फ छात्र ही सब कुछ करेगा, अगर टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब अगर टीचर निष्क्रिय रहेंगे तब भी क्लास नहीं हो सकता है। थर्ड कह रहा है बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर
एक्टिव, मतलब अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील है। तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है टीचर इज एक्टिव बट स्टूडेंट आर पैसिव, मतलब अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय है। अब सिर्फ अध्यापक साहब के ही क्रियाशील रहने से तो सारा कुछ हो नहीं पाएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन अ टीचर क्रिएट्स एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट फॉर लर्नर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स इन क्लासरूम, मतलब एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम का बात हो रहा है, मतलब यहाँ पे सबको समान अधिकार दिया जाएगा। तो पहला कह रहा है कि बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन हर ऑन स्टेरियोटाइप्स एंड बेनिफिट्स दैट कॉन्टेंस लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षणिक अनुभव को सीमित करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ये सही बात है, क्योंकि अगर हम खुद से सोचेंगे कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है क्या गलत है, तो उससे तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा कह रहा है कि इंक्लूड डाइवर्सिटी ऑफ चिल्ड्रेंस एक्सपीरियंस इन क्लासरूम, कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करना। तो ये भी बिल्कुल सही है कि कक्षा में हर तरह का स्टूडेंट आएगा, उसका हर स्टूडेंट का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा, तो सबको हमें शामिल करके चलना है। तीसरा कह रहा है क्रिएट एन इंस्ट्रक्शनल इथॉस दैट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस ऑन इक्वालिटी, संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर, मतलब सबको समान अधिकार समान ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही बात कह रहा है। चौथा कह रहा है कि छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना ले, मतलब स्टैंडर्ड करिकुलम के यहाँ पे बात हो रहा है। तो हमें करिकुलम को मतलब पाठ्यक्रम को फ्लेक्सिबल बनाना है, लचीला बनाना है, ना कि स्टैंडर्ड बनाना है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही होगा, और ये ऑप्शन ए में दिया है, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नवनीत हैज अ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट इन हर क्लास, इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट इंस्ट्रक्शनल एडेप्टेशन शुड सी मेक इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। अब फिर यहाँ इंक्लूसिव क्लासरूम का बात हो रहा है, मतलब बच्चों को एक्टिव माना जाएगा और सारे बच्चों को एक समान माना जाएगा। तो कह रहा है रमनीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है, मतलब जिसको ठीक ढंग से दिखाई नहीं देता है या कंप्लीटली वो देख नहीं सकता है। तो एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए, तो मतलब उस कक्षा में उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहला कह रहा है यूजिंग अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर। अब बच्चा यहाँ पे दृष्टिबाधित है, मतलब इसको दिख नहीं रहा है, और आप वहाँ पे विजुअल प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, मतलब प्रिंटेड चीज का बात कर रहे हैं कि देखना ही है भाई ये चीज, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ प्रिंट बुक्स, मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर। अब जो बच्चा देख ही नहीं रहा है उसको आप बोलिएगा किताब अगर दे दीजिएगा पढ़ने के लिए, तो कैसे पढ़ पाएगा। तो यहाँ पे तो हो गया जले पे नमक छिड़कने की बात। तीसरा कह रहा है मेकिंग यूज ऑफ टेक्टाइल मटेरियल सच एज 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट्स, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शनीय संसाधनों का प्रावधान करके। तो ये यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अंधे बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का व्यवस्था किया गया, तो वहाँ पे वो स्पर्श करके टच करके डॉट्स को टच करके वो लेटर या वर्ड्स को समझते हैं। फिर चौथा कह रहा है गिविंग अ लॉट ऑफ स्मॉल प्रिंट वर्कशीट, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट प्रदान करके। अब जो उसको दिख ही नहीं रहा है, मतलब बड़ा चीज़ तो वो देख ही नहीं सकता है, तो छोटा लेटर उसको कैसे दिखाई देगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीमा ऑलवेज थिंक्स ऑफ वैरिड सॉल्यूशंस फॉर अ प्रॉब्लम गिवन इन द क्लास, मतलब क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम दिया है तो उसका वो अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढती है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, मतलब अलग अलग तरकीब वो ढूंढती है। तो वो किसका प्रतीक है, तो सिंपल सा बात है कि ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का बात हो रहा है, अपसारी सोच का बात हो रहा है। पहला कह रहा है मेंटल इंपेयरमेंट, मानसिक क्षति, इससे तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। लो कॉम्प्रिहेंशन, कम परिज्ञानता, इससे भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी सोच से भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग तभी होता है जब हम किसी क्वेश्चन के आंसर के बारे में एक ढंग से सोचते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अलग अलग तरकीब निकालता है, तो ये अपसारी सोच हो जाएगा, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग का बात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजू राइट्स 61 as 16 and often gets confused between the letter B and D. These are primary characteristics of, मतलब राजू 61 मतलब 61 के स्थान पर 16 लिखता है और B को D पढ़ता है, तो इसमें अक्सर में अक्सर भ्रमित हो जाता है। तो यह किसके प्राथमिक लक्षण है, मतलब 100 को वाज पढ़ता है, तो ये किसके लक्षण है।
तो ये पठन वैफल्य मतलब डिसलेक्सिया के लक्षण है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको लिखने में दिक्कत है, मतलब 61 के स्थान पे 16 लिखता है। अरे भाई, जिसको लिखने में दिक्कत होगा तो उसकी राइटिंग को तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे। इस तरह से घसर मसर करके वो लिखेगा, तभी वो लेखन वैफल्य होगा। ठीक है, डिस्ग्राफिया वो तभी होगा जब उसके लिखावट को हम पहचान नहीं पाएंगे। यहाँ पे लिखने के साथ साथ पढ़ने की भी बात हो रही है कि मतलब 61 मतलब 61 के स्थान पे वो 16 लिख देता है और बी को डी पढ़ता है। दूसरा ऑप्शन है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्वलीनता की बात हो रही है। स्वलीनता का मतलब जो खुद में वो लीन रहेगा, कहने का मतलब दूसरे से घुल मिल नहीं पाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन है लर्नेड हेल्पलेसनेस मतलब शैक्षिक असहायता। इससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रेन इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम कैन बेनिफिटेड फ्रॉम। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार से सहायता मिल सकती है। अब यहाँ पे विशेष बच्चा है, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रेन है, मतलब किसी तरह की उसको प्रॉब्लम हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। पहला ऑप्शन है सेटिंग ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड गोल्स, व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कॉम्पिटिटिव इथोस, प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, तो ये गलत हो जाएगा, हमको बच्चों के बीच कंपटीशन नहीं करवाना है। तीसरा कह रहा है कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम, ये बिल्कुल सही बात हो जाएगा कि पीयर लर्निंग या ग्रुप लर्निंग अगर वो करेगा, अपने सहपाठी के साथ सीखेगा तो अच्छे ढंग से वो सीख पाएगा। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, मानकीकृत निर्देश, हमको स्टैंडर्ड नहीं बल्कि उसको मानकीकृत नहीं बल्कि क्या रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है, लचीला उसमें रखना है। तो इसका ऑप्शन 1 और 3 मतलब सही, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाउ आर चिल्ड्रेन अंडरस्टूड इन कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है निष्क्रिय प्राणी के रूप में, पैसिव बीइंग के रूप में, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है छोटे वयस्कों के रूप में, छोटा वयस्क मतलब पापा जैसे बिहेव कर रहे हैं वैसे ही बच्चा अगर थोड़ा देर के लिए कर लिया तो उसको हम वयस्क तो नहीं मान सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनने की जरूरत है, एज बीइंग बॉर्न इविल हु हैव टू बी सिविलाइज, तो ये भी गलत हो जाएगा, हमको दुष्ट जीव तो मानना ही नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है संरचनावादी परिप्रेक्ष्य का, मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म फ्रेम का बात हो रहा है और हम बच्चों को दुष्ट मान रहे हैं, तो ये तो सरासर नाइंसाफी हो जाएगी। चौथा कह रहा है अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए, एज बीइंग बॉर्न विथ अ क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, मतलब ये क्यूरियोसिटी की बात हो रही है, मतलब उसको किसी भी चीज को समझने की उत्सुकता है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि बच्चा एक्टिव है। कहीं पे भी अगर कंस्ट्रक्टिव की बात होगी, मतलब अगर संरचनावाद की बात होगी, तो वहाँ पे बच्चों को हमें एक्टिव रख करके देखना है कि किस कंडीशन में बच्चा ज्यादा एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रेन्स फेल्योर इज करेक्ट। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मतलब यहाँ पे बच्चा असफल हो रहा है, बच्चा फेल हो रहा है। अगर बच्चा फेल तो यहाँ आपका सिस्टम भी फेल होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चों की असफलता का गुणरोपण हमेशा उसके आनुवांशिक दोषों का किया जा सकता है। चिल्ड्रेन्स फेल्योर कैन ऑलवेज बी एट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक डिफेक्ट्स। अब कभी भी यहाँ पे सिर्फ आनुवांशिकता की बात हो रही है, तो जब भी केवल या हमेशा की बात हो तो वो हमेशा गलत ही होता है। दूसरा कह रहा है कि चाइल्ड्स फेल्योर इज रिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम्स इनएबिलिटी टू कैटर टू हर इंडिविजुअल नीड, मतलब बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरत को अनदेखा करना है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर बच्चा आपका असफल हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में कमी है। फिर भी आगे का ऑप्शन पढ़ते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है चिल्ड्रेन हुज पेरेंट्स हैव देमसेल्व्स नेवर बीन टू स्कूल आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन, मतलब वे पेरेंट्स जो कभी स्कूल नहीं गए हैं अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते। तो ऐसा भी नहीं है, जो पेरेंट्स स्कूल नहीं गए वो तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा और अच्छा करे और ज़्यादा स्कूल जाए, हम नहीं पढ़े तो हमारा बच्चा मेरे से बेटर करे, तो ये तो गलत बात यहाँ पे कह रहा है। चौथा कह रहा है कि चिल्ड्रेंस बिलोंगिंग टू मार्जिनाइज्ड कम्युनिकेशन आर नॉट कैपेबल ऑफ अचीविंग एकेडमिक सक्सेस, मतलब हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। ये भी आप कैसे कह सकते हैं, एबिलिटी की तो बात हमको करनी ही नहीं है बच्चों की, क्योंकि सारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा एबल है, उसमें बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन अ टीचर इनहांस इफेक्टिव लर्निंग इन एलिमेंट्री क्लासरूम। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। अर्थपूर्ण अधिगम का बात हो रहा है, मीनिंगफुल लर्निंग का बात हो रहा है, मतलब वो ऐसा लर्निंग जिसमें बच्चा एक्टिव होगा।
पहला ऑप्शन कह रहा है बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस, वेधन एंड अभ्यास द्वारा। तो सिर्फ हमको उसको प्रैक्टिस नहीं करवाना है, यहाँ पे बच्चा एक्टिव नहीं हो पाएगा। दूसरा कह रहा है बाय इंकरेजिंग कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर। बच्चों के बीच हमें कंपटीशन भी नहीं करवाना है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बच्चा एक्टिव नहीं हो पाएगा। तीसरा कह रहा है बाय कनेक्टिंग टू कॉन्टेक्स्ट टू द लाइफ्स ऑफ द स्टूडेंट, मतलब विषय वस्तु का विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। मतलब अगर हम कोई भी चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं और उसको बच्चे की रियल लाइफ से जोड़ेंगे तो यहाँ पे बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा। मतलब ये ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। फिर भी चौथा ऑप्शन देखते हैं, बाय ऑफरिंग रिवार्ड्स एट एवरी स्टेप इन लर्निंग, अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। अब मतलब हर एक चीज़ में हर स्टेप पे उसको अगर हम रिवार्ड देंगे तो बच्चा में इंटरनल मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपमा अ साइंस टीचर ऑफन मेक्स लिंकेज इन हर क्लासरूम विथ कॉन्सेप्ट्स स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन मैथमेटिक्स, दिस काइंड ऑफ पेडागोजी। मतलब अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बनाती है। मतलब अगर वह साइंस पढ़ा रही है, विज्ञान पढ़ा रही है, तो उसका कनेक्ट करती है किससे? मैथमेटिक्स से। तो इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र क्या कहलाता है? तो पहला कह रहा है कि अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, वुड हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड प्रोमोट्स इंटरडिसिप्लिनेटरी। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे लर्निंग प्रोमोट होगा। दूसरा कह रहा है ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, वुड हिंडर इन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे अगर हम किसी चीज़ को दूसरे सब्जेक्ट से, एक सब्जेक्ट को अगर हम दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो रुकावट कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे? तो ये ऑप्शन गलत होगा। तीसरा कह रहा है कि अधिगम में रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि यह छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा, वुड हिंडर लर्निंग एज इट वुड इंक्रीज द स्टूडेंट्स बर्डन। तो यहाँ पे स्टूडेंट का बर्डन बढ़ाने का कहीं से बात हो ही नहीं रहा, क्योंकि अगर हम साइंस को अगर हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं साइंस का और फिर उसको मैथ से कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे बच्चा हो सकता है कि आसानी से सीख ले। तो ये ऑप्शन गलत होगा। चौथा कह रहा है कि छात्रों में भ्रांतियां को बढ़ावा देगा, यहाँ पे तो और भ्रांतियां को क्लियर करेगा। तो ये सारा ऑप्शन हमारा गलत है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोसीड्योर ऑफ राइडिंग अ बाइक, फोल्डिंग लॉन्ड्री एंड एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री एज अ 7-year-old इज स्टोर्ड इन। मतलब ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती हैं? बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया, या 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। मतलब ये हमारे दीर्घ अवधि में स्टोर होता है या अल्प अवधि में, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता है या शॉर्ट टर्म मेमोरी में। तो जैसे हम बहुत पहले बाइक राइडिंग सीखे होंगे, मतलब बाइक को चलाना सीखे होंगे तो हमें आज भी आता है, या कपड़ों को तह करना मतलब कपड़ों को सीखे होंगे तो वो भी आज आ रहा है, या हम पेड़ पर चढ़ना सीखे होंगे तो वो भी हमें आज आ रहा है। मतलब ये दीर्घ अवधि स्मृति में शामिल होता है, मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अल्प अवधि की जहाँ पे ये बात होगी, जैसे अगर हम किसी का मोबाइल नंबर रट लेते हैं, मतलब उसको याद कर लेते हैं, तो जब तक हम उस फ़ोन नंबर को यूज़ करेंगे, मतलब उसको हम अगर हम उसको कॉल कर रहे हैं तो वो हमको नंबर याद रहेगा। बट अगर हम 2, 4, 5 या 10 साल उस नंबर पे कॉल करना बंद कर दे तो वो हम भूल जाएंगे। तो ये अल्प अवधि होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि ये तीनों चीज़ किस में रहेगा? तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेंस एरर इन नॉट करेक्ट। मतलब निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? पहला कह रहा है इट हेल्प्स इन असाइनिंग ग्रेड्स एंड पोजीशंस टू द स्टूडेंट्स इन क्लास। मतलब यह कक्षा में छात्रों को ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसको एकदम लास्ट वाला मतलब ई ग्रेड हम दे दिए। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है इसीलिए सही है। क्यों? क्योंकि पूछा ही नहीं है, नॉट वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको हमको गौर से समझना है। फिर भी आए का ऑप्शन देखते हैं, इट मेक्स द टीचर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रेन। मतलब शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि अगर बच्चा गलती करेगा तभी तो हम समझेंगे कि उसको कौन सा चीज़ समझ आया है या कौन सा नहीं आया है। तो ये ऑप्शन सही है, हमसे यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। फिर तीसरा कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स इज मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग। मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि त्रुटि जो है मतलब बच्चे गलती करते वो तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि छोटे बच्चे गलती करेंगे तभी वो धीरे धीरे सीखेंगे। फिर चौथा कह रहा है इट गिव्स इंसाइट इनटू चिल्ड्रंस थिंकिंग। मतलब यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो ये भी सही बात है कि सारे बच्चों का सोच अलग अलग होगा तो उसकी हम अंतर्दृष्टि को समझ पाएंगे। तो ये सारा ऑप्शन सही है, बट ये गलत है, और जो गलत है वही सही है। क्यों? क्योंकि पूछा ही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज एसोसिएटेड विथ एक्टिविटीज दैट आर इंजॉयबल एंड सेटिस्फाइंग इन देमसेल्व्स। मतलब किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। मतलब वो उसको आंतरिक प्रेरणा मिली है, मतलब वो इंटरनल मोटिवेटेड है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इंट्रिस्टिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा, बिल्कुल यही सही बात है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है गुण विषयक अभिप्रेरणा, ये यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है। बाह्य अभिप्रेरणा, जब यहाँ पे कह रहा है आनंददायक, मतलब खुद उसको अच्छा लग रहा है या उसको संतोष मिल रहा है किसी काम को करके, तो यहाँ पे ये बाह्य अभिप्रेरणा का तो बात ही नहीं हो। और चौथा कह रहा है स्थिति विषयक अभिप्रेरणा, स्टेट मोटिवेशन, तो ये भी एकदम गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर स्टूडेंट्स। मतलब शिक्षिका की अपनी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या करती हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग, मतलब उसके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम विद्यार्थियों से अपेक्षा रखेंगे, अच्छा से उसको समझाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, तो उससे उसके अधिगम पे प्रभाव पड़ेगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी आगे का ऑप्शन देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि शुड नॉट कोरिलेट विद द स्टूडेंट्स लर्निंग, मतलब इसका विद्यार्थियों के अधिगम से कोई सह संबंध नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाए, क्योंकि विद्यार्थी से अगर हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो ये तो उससे संबंध रख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तीसरा कह रहा है डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट्स लर्निंग एंड सेल्फ इफिशिएंसी, मतलब विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है आर अ सोल डिटरमाइंट ऑफ द चिल्ड्रेंस लर्निंग, मतलब बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कैन बी क्रिएटेड बाय, मतलब बाल केंद्रित कक्षा का सृजन किसके द्वारा किया जाता है। तो पहला कह रहा है प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक टू द लर्नर अबाउट देयर परफॉर्मेंस, मतलब शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय समय पर प्रतिपुष्टि देकर, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि टाइम टू टाइम हम उसका फीडबैक लेते रहेंगे, अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, तो यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर भी हम आगे का ऑप्शन देखते हैं डिस्करेजिंग क्वेश्चंस एंड कीपिंग लर्नर्स पैसिव, मतलब विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके उन्हें निष्क्रिय रखकर। अब ऐसा नहीं कि विद्यार्थी को हम प्रश्न पूछना बंद कर देंगे। तीसरा कह रहा है प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट टेस्ट्स एंड कीपिंग लर्नर्स इन एन इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ फियर, मतलब बारंबार परीक्षा लेकर और शिक्षार्थियों के बीच बीच में भय की अवस्था में रखकर। अब बच्चे को हमें डराना भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है प्रोमोटिंग कंपटीशन बिटवीन लर्नर्स, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके, बच्चों के बीच हमें कंपटीशन भी नहीं करवाना है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, बस ये फर्स्ट सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोपोजेज, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। पहला कह रहा है कि रिडक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल करिकुलम, विद्यार्थी की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। अब हमको विषय वस्तु में तो कटौती बिल्कुल भी नहीं करना है, बट फिर भी हम इसे थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। आगे का ऑप्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलापन में वृद्धि, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है इम्फेसाइज ऑन रोट लर्निंग, रटंत अधिगम को महत्व देना। अब हमको विद्यार्थी को रटंत विद्या तो देना नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है इम्फेसाइज ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, तो ये एकदम सही बात है। क्रिटिकल थिंकिंग, विवेचनात्मक चिंतन का जहाँ पे बात होगा तो बच्चा यहाँ पे एक्टिव होगा, तो हमारा यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन सही हो रहा है। तो सेकेंड और फोर्थ किस में दिया है, ए में दिया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट डे के क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ।